जी बच्चों, यस्टरडे से भी पहले एक दिन थर्सडे को हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे फोर्सेस, स्टार्लिंग, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, फिल्ट्रेशन और कैसे आपकी जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन द डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एडिमा। ठीक है ना, ये सारी हम फोर्सेस और सारा हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस। उसके बाद हमने कहा था कि एक एंड पर फिल्ट्रेशन हो रही है, दूसरी एंड पर जो है आपकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है वीनस एंड पर। तो ये सारा हमने जो है ना डिस्कस किया था। अगर अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ तो थोड़ा सा इसमें ये है कि फोर्सेस जो आर्टीरियल एंड पर थी उसमें कुछ फोर्सेस थी जो कि आपकी टेंड करती हैं फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब बात हम कर रहे थे इंटरस्टिशियल की और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या था उसके लिए पहले थोड़ा सा याद कर लो कि वो फ्लूइड जो इन बिटवीन द सेल्स है और आउटसाइड द ब्लड वेसल्स भी है, इन बिटवीन द सेल्स है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमने ये डिस्कस बार बार किया था कि कुछ आपकी फोर्सेस होती हैं जिन फोर्सेस को उस साइंटिस्ट की वजह से इसका नाम दिया गया था स्टारलिंग फोर्सेस। ठीक है, स्टारलिंग फोर्सेस जो थी उसका ये था कि एक साइड पर आर्टीरियल एंड पर अगर सपोज फिल्ट्रेशन हो रही है तो आपके जो वीनस एंड पर है वहाँ आपका रीएब्सॉर्प्शन हो रही है फ्लूइड की ऑल द टाइम इन द बॉडी। नॉर्मली भी आपकी बॉडी में ये सब कुछ हो रहा होता है टू प्रिवेंट एडीमा। अब एडीमा क्या है, एडीमा को भी हम डिस्कस करेंगे। और एडीमा के लिए बेटे आप लोगों ने किडनी का चैप्टर 25 जो है वो ज़रूर रीड करना है। उसमें जो आपकी सारी डिटेल्स हैं, वैसे तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आज मैं डिस्कस करूँ, तो कुछ रह भी गया तो वो मंडे को आपका डिस्कस हो जाएगा। लेकिन आपने वो चैप्टर नंबर 25 में एडीमा का टॉपिक, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा, इंट्रा सेलुलर एडीमा है और इसके अलावा आपके सेफ्टी फैक्टर हैं। सेफ्टी फैक्टर का क्या मतलब होता है कि इतना वो वाला फैक्टर जो कि प्रिवेंट करता है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं नॉर्मली, अगर नॉर्मल टिश्यूज़ हैं तो उसमें नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम रहे, उसमें नॉर्मली आपकी फिल्ट्रेशन भी होती रहे, रीअब्सॉर्प्शन भी होती रहे। और जो है God has given us some safety factors for our body to prevent that edema, normal with abnormal collection of the fluid within the interstitial spaces is edema। कुछ सेल्स के बाहर भी एडीमा हो सकता है और सेल्स के अंदर भी एडीमा हो सकता है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरीज। अभी हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली जो फोर्सेस, जो कि आपके आर्टीरियल एंड पर भी कुछ फोर्सेस हैं, कुछ आपके विनस एंड पर भी फोर्सेस हैं, जो कि स्टार्लिंग फोर्सेस हैं, जो कि प्रिवेंट रखती हैं आपके टिश्यूज को फ्रॉम एडीमा। अब अगर हम आर्टीरियल फोर्सेस की बात करें तो ये आपने याद रखनी है, ये फोर्सेस के कौन सी फोर्सेस। मैंने बात की थी कि कुछ फोर्सेस हैं जो कि फिल्ट्रेशन हेल्प करती हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो कि आपकी रीअब्सॉर्प्शन हेल्प करती हैं एट द विनस। तो जो फिल्ट्रेशन फोर्सेस हैं यानी कि कॉज करेंगी मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द आउटवर्ड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सबसे पहले ये फोर्स थी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द आर्टेरियल एंड। तो 30 to 40 रेंज थी, तो 30 कैलकुलेट किया गया है, जो अब उसके बाहर ये फेवर कर रही है फिल्ट्रेशन आउटवर्ड। इसके बाद जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही है, दैट इज आपका जो बाहर है ब्लड इंटरस्टिशियल में है, दैट इज मोस्टली इन द नेगेटिव, दैट इज अगेन हेल्पिंग इन द प्रिवेंशन ऑफ एडीमा। ठीक है, और इसमें ये -3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ी बहुत प्रोटीन्स जो हैं इसमें आपकी लीक आउट हो जाती हैं इनटू द इंटरस्टिशियल, और ये 8 है। तो टोटल आउटवर्ड फोर्स देन हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी अबाउट 41 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाती है आपकी जो है कि आपका इनवर्ड फोर्स कौन सी है, कौन सी फोर्स है जो कि फ्लूइड को इन प्लेस रखती है। वो जो है आपकी स्पेस है, दैट इज फोर्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों कहते हैं इसको, ऑनकोटिक फोर्स भी कहते हैं, और ये किसकी वजह से होती है, यस एल्ब्यूमिन की वजह से होती है। और मोस्टली एल्ब्यूमिन की वजह, 95%, 90 से 95% आपकी, या 80% आप कह सकते हैं कि एल्ब्यूमिन की वजह से, 20% ये ग्लोबुलिन की वजह से, और निग्लिजिबल इफेक्ट है इसका फिब्रिनोजेन। अब अगर ये हम करें तो ये 28 है, तो जब अगर 41 में से माइनस कर लें 28, तो ये आपकी 13 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आपकी फोर्स आ जाती है, जो कि आर्टीरियल एंड पर है, जो कि कॉज करेगी फ्लूइड को टू मूव फ्रॉम द कैपिलरीज आउटसाइड इनटू द इंटरस्टिशियम
स्पेसेस। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो फ्लूइड बाहर आ गया इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, इसको दोबारा अंदर की तरफ ले जाने के लिए दोबारा कुछ फ्लूइड जो है वो अंदर ले जाएगा, कुछ जो है फ्लूइड फिर भी वहां रह जाएगा। उसको कौन लेके जाएगा आगे? उसको लिम्फेटिक्स लेके जाएगा। वो क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। एडीमा क्या होता है वो भी डिस्कस अगर टाइम मिला तो हम कर लेंगे। तो एनालिसिस ऑफ फ्री एब्जॉर्प्शन एट द वेनस एंड में आप आपका जो फोर्सेस स्टैंडिंग टू मूव फ्लूइड इनवर्ड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड की फोर्स जो कि कैपिलरीज के या ब्लड वेसल्स के अंदर है वो आपकी है जी प्लाज्मा कोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर। वो आपकी कैलकुलेट की जा सकती है 28 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो फोर्स है वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दे एक्ट जस्ट लाइक अ ग्लू की तरह एक्ट करते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। नेगेटिव है तो बाकी वाटर वगैरह को सारों को अपने साथ जोड़ के रखती है, बाहर नहीं मूव करती। तो दैट हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी अबाउट 28 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि कुछ फोर्सेस हैं जो कि फ्लूइड को आउटवर्ड टेंड करेंगे, मूव कर, वही वाली पिछले वाली फोर्सेस जो हैं। अब वीनस एंड पर इन्होंने कहा था कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैज बीन कैलकुलेटेड टू अबाउट 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ 10 वैल्यू ली हुई है। Interstitial negative fluid pressure is the same thing, that is minus 3 millimeter of mercury. Interstitial fluid colloid osmotic pressure has been calculated to be about 8 millimeter of mercury. वही अगर आप पिछली डायग्राम देखो तो वही वैल्यूज हैं कि कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 3 है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में। आर्टेरियल एंड पर 30 to 40 है, उस पर 10 to 15 है वीनस एंड पर। ठीक है, अब ये याद रख लेनी है वैल्यूज। तो इसमें अब आपका जितना है तो 21 टोटल आउट। 21 8 में से माइनस कर दो 7 है इनवर्ड फोर्स। तो ये जो है अब आपका इनवर्ड फोर्स है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये जो है रीअब्जॉर्प्शन कराएगी आपकी वीनस है। This is actually your Starling forces. So Starling equilibrium for capillary exchange is about venous pressure in the arterial are arranged to calculate mean functional capillary pressure that has been calculated to be about 17.3 millimeter. वो कैसे कैलकुलेट हुआ है? This is the how this has been calculated. Mean का मतलब है कि वो जो आपका 40 था आर्टीरियल एंड पर या 30 to 40 था, 5 to 10 था, उसका मीन अगर हम ले लेंगे तो वो 17.3 है। बाकी सारे का सारा कितना है? वही सारी चीज़ें जो नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर माइनस 3 मिलीमीटर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और आपका टोटल आउटवर्ड फोर्स इज कैलकुलेटेड टू बी अबाउट 28.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक, इसके बाद अगर हम जो इनवर्ट फोर्सेस हैं वो सेम है 28 मिलीमीटर पर। अगर हम समेशन करें मीन फोर्सेस में तो 28.3 ये है और 28 ये है, तो टोटल आउटवर्ड फोर्सेस हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी अबाउट 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। This is your how you can calculate this values to about 0.3 millimeter of mercury is the outward force or filtration into the interstitium which has been carried out. अब इन सारी जो चीज़ें हैं जितना भी अब आपका फिल्ट्रेट बन गया है और इंटरस्टिशियम में आ गया है, तो इसके बाद अब प्रोटीन्स आ गई हैं इंटरस्टिशियम में और कोई भी आपका एक्स्ट्रा डेब्रीज आ गई हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उन सब की सब चीज़ों को अब अगर फर्स्ट करो इन सब चीज़ों में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो एबनॉर्मेलिटी जो है वो लीड करेगी आपके एडीमा को। एडीमा क्या होते हैं आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। फर्स्ट वी विल डिस्कस कि इन तमाम चीज़ों को अगर आउटवर्ड लेके जाना है इंटरस्टिशियम में से, कुछ चीज़ें तो रीअब्सॉर्ब होगी वेनस एंड पर, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटीन्स हैं जो लार्जर प्रोटीन्स हैं वो रीअब्सॉर्ब अब आपकी नहीं हो सकती फ्रॉम योर वेनस एंड। वो कब कहाँ जाएंगी? वो आपकी देयर इज अ लिम्फेटिक सिस्टम जो कि आपकी तमाम की तमाम कैपिलरीज तमाम बॉडी को लाइंड कर रही हैं। स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्सेसरी रूट टू विच fluid can move away from the interstitial spaces. Again, it comes back to the general circulation. तो वो जितनी भी प्रोटीन्स थी, कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड था, अगर ये सारे का सारा फ्लूइड या प्रोटीन्स आपकी बॉडी में से निकल के बाहर चले गए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो फिर क्या होगा? आप जो 24 घंटे से ज़्यादा भी आपका इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता अगर ये रिटर्न ऑफ प्रोटीन्स इनटू द ब्लड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस अगर ना हो, तो ये तमाम के तमाम प्रोटीन्स ये फ्लूइड आपका वेस्ट हो जाएगा।
So there is a specific system. You can get across this question SCQ आप पढ़ सकते हैं. Write a note on lymphatic system and what are the blood vessels. Enumerate, name the blood vessels and explain those blood vessels which are responsible for the removal of proteins from the interstitial spaces. So interstitium से आपकी जो proteins हैं, जो आपका extra fluid है, that has been removed by lymphatic system, which is going to represent an accessory route through which fluid can move away from the interstitial spaces and enter again into the blood. अब ये लिम्फेटिक्स करती क्या है? ये प्रोटीन्स लेके जाती हैं लार्ज पर्टिकुलर मैटर अवे फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस, and this return of the proteins from the interstitial spaces to the blood is an essential function without which somebody can die within about 24 hours. क्योंकि वॉल्यूम अगर वापस मेंटेन्ड नहीं होगा आपके ब्लड में और आपका वॉल्यूम जो है डिप्लीट हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर वॉल्यूम लॉस हो जाएगा और वॉल्यूम लॉस जो है कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. सो दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अब कौन कौन से जो आपके तमाम आपका जो बॉडी है ना, दैट इज गोइंग टू हैव योर लिम्फेटिक सिस्टम विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन प्लेसेस. लेकिन कुछ ऐसे फिर भी प्लेसेस हैं जहाँ के ये लिम्फेटिक सिस्टम्स जो हैं या लिम्फेटिक चैनल्स जो हैं ये नहीं प्रेजेंट हैं. दीज आर द एक्सेप्शंस आर सुपरफिशियल पोर्शंस ऑफ द स्किन, सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट स्किन की पोर्शंस हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड एंडोमाइसियम ऑफ द मसल्स एंड बोन. रिमेंबर दिस कैन कम इनटू द MCQ or your SCQ. Okay, what are the exceptions where the lymphatics are not present? So exceptions are superficial layers of the skin, number 1, number 2 central nervous system, and number 3 your endomysium of the muscle and bone. जो layers है ना bone की, उसके अंदर जो एक तो होगी ectomysium, एक होगी अंदर की तरफ endomysium. वहाँ जो है मसल्स और बोन्स में वहाँ आपकी जो है लिम्फेटिक्स वो नहीं प्रेजेंट है. अब लिम्फ जाता कैसे, मूवमेंट कैसे होगी लिम्फ की? लेफ्ट साइड की बॉडी से भी होगी और राइट साइड की बॉडी से भी होगी. लेफ्ट साइड ऑफ द हेड से, लेफ्ट आर्म से और लेफ्ट चेस्ट रीजन से एंटर हो जाएगा. एक बड़ी सी डक्ट है जिसको कहते हैं थोरैसिक डक्ट, जो कि वीनस ब्लड एंटर करेगी इनटू द लेफ्ट ट्यूबुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. सबक्लेवियन वेन होती है क्लैविकल के नीचे है एक वेन जहाँ के ये एंटर हो. सो दिस इज योर लिम्फेटिक वेसल्स. अभी आपको मैं डायग्राम भी दिखाती हूँ जहाँ के ये नजर आएंगे कि सबक्लेवियन वेन्स हैं. सबक्लेवियन वेन के लेफ्ट के नीचे एक डक्ट है, डक्ट इज द थोरैसिक डक्ट, और उससे ऊपर आपके सबक्लेवियन के ऊपर एक आपकी लेफ्ट इंटरनल ट्यूब है. तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी हेड है, लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट चेस्ट है, और इन सब में जो है थोरैसिक डक्ट में एंटर हो जाएगी. और जो आपका राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द बॉडी से और आपकी नेक से, हेड से, राइट आर्म से, थॉरैक्स से, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट होगी जो कि जंक्शन ऑफ द सबक्लेवियन वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन में आपकी एंटर हो जाएगी. सो देयर इज एंट्री, या रूट जो है वो आपकी ऐसे है. दिस इज द डायग्राम व्हिच इज गोइंग टू शो यू हाउ दीज lymphatic system is well developed in human body. Whole of the body is going to have these lymphatic accessory route. एक तो आपका सर्कुलेशन का आपको पता है ना, आपने पढ़ा है कि एक राइट साइड की सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड की आपकी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन के साथ एक एक्स्ट्रा सर्कुलेशन का रूट है दैट इज लिम्फेटिक्स. और ये भी वन वे रूट है जो कि आपकी तमाम की तमाम एक्स्ट्रा प्रोटीन्स या जितना भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उसको तमाम बॉडी से कलेक्ट करके ये सारी लिम्फेटिक्स हैं. और लेफ्ट साइड पर आपकी थोरैसिक डक्ट है जो कि आपकी तन ओपन होती है, और यहाँ ये है सबक्लेवियन जो वेन है और लेफ्ट जुगुलर वेन, इसमें जाके ये यहाँ ओपन हो रही है आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. अगर राइट साइड में देखा जाए, राइट साइड में आपका जो है वो आपकी थोरैसिक जो है थोरैसिक लिम्फेटिक राइट लिम्फेटिक डक्ट है जो कि राइट जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन के बॉर्डर पर कलेक्ट हो रही है. और ये आपकी पूरी की पूरी जो है लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो दिखाया गया. फिर इसके बाद ये कि ये लिम्फेटिक्स एंड क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स पर होती हैं. लिम्फ नोड अगर एक देख लें
तो इसमें बहुत सारे, आपको पता है लिम्फ नोड्स में आपके जो इम्यून सिस्टम है, बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स वो प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो प्रेजेंट हैं। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी डेब्रीज आ जाएगी तो वो आपके जो मैसेज ऑफ द लिम्फोसाइट्स हैं वो वहीं बैठे हुए हैं, वो पहले से इसको स्क्वेंजल कर लेंगे, इसको खा पी लेंगे ताकि वो आपकी जनरल सर्कुलेशन में ना दाखिल हो सके। So this is actually your lymphatic vessels which is going to be shown in the diagram. उसके बाद ये है कि ये सारे कलेक्शन होने के बाद आपका जो फिल्टर्ड फ्लूइड है वो लिम्फेटिक टर्मिनल लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर हो जाएगा। 1/10 ऑफ द फिल्टर्ड फ्लूइड, ये सारे का सारा फ्लूइड वहां से मूव किया ब्लड वेसल्स में से एंटर होने के बाद वो सारे का सारा टर्मिनल लिम्फेटिक डक्ट में चला गया या कैपिलरीज में चला गया, और तकरीबन 1/10 ऑफ द फिल्टर्ड फ्लूइड जो है वो आपका एंटर होता है उसमें। और नॉर्मली कितना है रेट, ये है 2 to 3 लीटर्स ऑफ ईच डे जो है आपका लिम्फ जो है नॉर्मली फिल्टर्ड हो रहा है और एंटर हो रहा है या बन रहा है ईच डे, डेली आपका ये। और जो आपका लिम्फेटिक्स के जरिए जो फ्लूइड दाखिल हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। और ये अदरवाइज आपका जो है अगर ये फ्लूइड जो है नहीं एंटर होगा, प्रोटीन्स नहीं होंगी, तो ये जो है लॉस्ट हो सकती हैं और इसलिए ये इजीली आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज में से मूव करके वहां एंटर हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद ये कि रीजन फॉर दिस मैकेनिज्म, अब क्यों ये एंटर होता है कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज का। ये आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये एंकरिंग फिलामेंट्स हैं व्हिच आर गोइंग टू कनेक्ट दीज एंडोथेलियल सेल्स टू द सराउंडिंग टिश्यू। और स्ट्रक्चर कैसा है इसका, स्ट्रक्चर ये है कि एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लिम्फेटिक कैपिलरीज आर अटैच्ड बाय एंकरिंग फिलामेंट्स टू द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो फ्लूइड जो आ रहा था वापस आ रहा था सारे का सारा, ये बहुत सर्कुलेशन में वापस आ रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं जो कि नॉर्मली वीनस एंड पर रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकी थी, और अगर ये वेस्ट हो जाएंगे तो प्रोटीन लूजिंग आपकी एंटेरोपैथी हो सकती है, आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी लॉस हो जाएगा जो कि अगेन लो वॉल्यूम बॉडी का कॉज करेगा और डेथ हो सकती है। सो इस तमाम चीज़ों को आपकी कौन सी चीज़ प्रिवेंट करती है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक कैपिलरीज। और क्या स्ट्रक्चर है उनका, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स हैं जिनकी साथ अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एंकरिंग फिलामेंट्स आते हैं। दीज आर द एंकरिंग फिलामेंट्स, एंकरिंग फिलामेंट्स आर अटैचिंग दीज एंडोथेलियल सेल्स टू दैट ऑफ योर सराउंडिंग टिश्यूज। उन टिश्यूज के साथ आपके उसके साथ वो अटैच हो है। So at the junction of adjacent cell, the edge of one endothelial cell overlaps the edge of the adjacent cell in such a way that overlapping edge is free to flap inward. ये ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं और ये जो है इस तरह ओवरलैप किए हुए हैं कि ये एज फ्लूइड जो है पीछे से आ रहा है और ये जो है इसको थ्रस्ट करके यूं ओपन कर देंगे। और बैक फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैं ठहरे आपको मैं पिक्चर में डायग्राम में दिखाती हूँ कि यूं जो है सेल्स मूव कर रहे हैं, एक एज जो दूसरे एज को ओवरलैप कर रहा है और यहाँ से पीछे से फ्लूइड आ रहा है, इधर से पीछे से फ्लूइड आके जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो वहां से आके यहाँ से थ्रस्ट करके जब इसको फ्लो करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को ओपन करके एज अ वेल्व ओपन हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें कि ये ओवरलैपिंग जो दोनों एजेस हैं कि ये फ्री हो जाते हैं और मूव करते हैं इनसाइड, वेल्व की तरह ओपन कर देते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में। अगर जो है पीछे से फ्लूइड कोशिश करे बैकवर्ड जाने का तो ये दोनों एक दूसरे को यूं करके क्लोज कर देंगे और बैकवर्ड जो फ्लो है लिम्फेटिक कैपिलरीज का वो प्रिवेंट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि दिस स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द lymphatic capillaries is such that they are going to have an anchoring filaments which are going to attach with that of surrounding tissues, and then when they are being pushed या pulled तो ये अपने आप को इनसाइड पुल करेंगे और इनसाइड पुल करके ओपन कर देंगे जिस टाइप का एज अ वॉल सो दैट फ्लूइड कैन इजीली मूव इनसाइड। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलोंग विद इट्स सस्पेंडेड पार्टिकल, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि कैन पुश द valve open and flow directly into the lymphatic capillaries. However, this fluid has difficulty leaving the capillary once it has entered because any backward flow causes the flap
valve and closes it. देखो ऐसे पीछे से फ्लूइड आ रहा है, इसने ओपन किया तो यूँ ओपन होगा, यूँ ओपन होगा। लेकिन अगर अब यहाँ से फ्लूइड जा रहा है तो ये इधर जाने की मतलब वापस और ओपन होने के लिए फ्लूइड वापस जाके इसको क्लोज कर देगा valves को, ठीक है। So valves along the larger vessel up to the point where they empty into the blood circulation. So ये क्लोज कर देंगे उस एंड पर जहाँ के ब्लड सर्कुलेशन में उसमें एंटर होना था, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद आ जाता है कि लिम्फ आपका बनता कितना, और इसका फ्लो कितना था, 2 to 3 लीटर्स पर डे। अब ये लिम्फ बना कहाँ से था, आपने पढ़ा था कि ये कहाँ से आया था, आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आया था, जो कि लिम्फेटिक्स में देन मूव करेगा और उसके बाद टर्मिनल लिम्फेटिक्स में चला जाएगा। और इसकी कंपोजिशन अगर हम पूछेंगे तो कंपोजिशन इसकी वही होगी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो सो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन है वही सेम आपकी जो है इसकी कंपोजिशन है लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है। और बना कैसे था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आया था। लिम्फेटिक पंप जो है वो इन्वॉल्व है इसमें, और उसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर्स भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपोजिशन इसकी सिमिलर होगी एज दैट ऑफ योर lymphatic interstitial fluid composition. So formation of lymph में is important. This is the flows into the lymphatics as it enters the terminal lymphatic and has the same composition as that of the interstitial fluid. ये एक और डायग्राम है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये आपका venous end है जहाँ वापस जाता है, ये आपकी आर्टेरियोल्स हैं, ये आपके वेन्यूल्स हैं, और यहाँ आपके जाके देखें तो ये आपके लिम्फेटिक्स हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, कि जो बगैर कोई फ्लो के है या यहाँ है, दीज आर द लिम्फेटिक्स। और अगर इसके डायग्राम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ ये देखिए, रीड करें कि लिम्फेटिक्स एंड ब्लड कैपिलरीज फ्लूइड प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द वेसल pushes the endothelial cells free edge inward, permitting entrance of your fluid, interstitial fluid, which is now in lymphatic fluid, entering within here. And overlapping endothelial cells, fluid pressure on the inside of the vessel forces the overlapping edges together so the lymph cannot escape. This is very important to remember. ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और ओपन कर देंगे, और अगर इसका बैकवर्ड फ्लो होने लगे तो ये दोनों ओवरलैप करके क्लोज कर देंगे ताकि ये बैकवर्ड ना जा सके। अब कितनी कितनी प्रोटीन कंपोजिशन है डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट लिम्फेटिक्स में डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे आपके कि कौन सी जगह कितनी है, तो आपकी तब ओवरऑल जो होती है 2 ग्राम्स पर डेसीलीटर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लिवर की तो लिवर में ये आ जाती है 6 ग्राम्स पर डेसीलीटर। इंटेस्टाइन्स की बात करें तो 3 to 4 ग्राम्स पर डेसीलीटर। और इन तमाम का तमाम अगर हम देखें तो प्रोटीन ज़्यादा कहाँ है, आपकी लिवर में। तो 2/3 ऑफ ऑल लिम्फ इज ड्राइव्ड फ्रॉम लिवर एंड 3 to 4 से कम है इंटेस्टाइन्स में। और अगर थ्रेसिक डक्ट में करेंगे तो 3 to 5 ग्राम्स पर डेसीलीटर आपकी लिम्फेटिक की प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है आपकी, हमने कहा था कि इसकी कंपोजिशन सिमिलर है टू दैट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इफ यू डू रिमेंबर कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लिवर में भी इतनी थी, इंटेस्टाइन में भी इतनी थी। So similar is the concentration of these proteins in the lymphatics. That is liver में 6 grams per deciliter and 3 to 4 grams per deciliter intestines. Or 2/3 of all lymph is derived from liver and intestine. And lymph mixture in the thoracic duct usually has a protein concentration of about 3 to 5 grams per deciliter. This is your all, which is your protein concentration into your lymph. अब एक और बात तो कहते हैं कि अब आपका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन अगर आ जाए, एक तो आपने कह दिया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन्स एंड एंट्री ऑफ द प्रोटीन्स इनटू द जनरल सर्कुलेशन। सेकंड इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये मेजर रूट प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द जीआईटी, स्पेशली वर्चुअली ऑल फैट्स इन द फूड। जितना भी फैट है ना, तो इसीलिए जो उसके अंदर होता है उसको काइल कहते हैं, जो फ्लूइड लिम्फेटिक्स के अंदर है। तो ऑल फैट्स इन द फूड, और अगर फैटी फूड किसी ने खाया है तो वो उसका जो है थ्रेसिक डक्ट में अगर लिम्फ उस वक्त देखें तो 1 to 2% फैट जो है ना थ्रेसिक डक्ट में आपका प्रेजेंट होगा। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स। एक तो हो गया आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन्स,
सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया आपका ऑल फैट्स इन द और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, और स्पेशली क्या है, फैट है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिमूवल ऑफ द बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये तीसरा फंक्शन, ये आपके फंक्शंस जो है लिखना आपको आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम। पहला हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, सेकंड हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट हो गया रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस व्हिच आर गोइंग टू एंटर in between the endothelial cells of the lymphatics and lymph. That is passes the lymph passes through the lymph nodes. These particulars are almost entirely removed and destroyed by the lymphocytes जो कि वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है ना, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ जाए या वायरस आ जाए, वो ये तो नहीं कि सीधा ब्लड में चला जाता है, नहीं, पहले वो ब्लड में से अगर गुजर भी रहा है सपोज, या एक्स्ट्रा या उधर आपका जा भी रहा है, तो वो जो है लिम्फ में से ड्रेन्ड आउट होके पास होके लिम्फ नोड्स वहीं उसको पकड़ लेंगे और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे इम्यून सिस्टम को। जैसे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स हैं या टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय करके और उसके जनरल सर्कुलेशन में दोबारा, क्योंकि ये तमाम का तमाम लिम्फ अगेन आपके उसके जनरल सर्कुलेशन में आना है ना, तो अगर सपोज ब्लड में चला भी गया कोई पार्टिकल, तो वो फॉरेन मटेरियल वो जो है लिम्फ में आया, तो लिम्फ ने उसको लिम्फ नोड में ले गया, लिम्फ नोड जो है उसने उसको करके और खत्म करने के बाद अगेन योर नॉर्मल ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, सो दिस इज दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, reabsorption of your important nutrients like fat, and third is removal of the foreign particles or your bacteria in the body। ठीक, और फिर इसमें इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ हमने पढ़ी है, इम्पोर्टेंट हमने चीज़ पढ़ी है कि इसका जो स्ट्रक्चर है आपके लिम्फेटिक्स का, फिर हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ कैसे हुआ है, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं कि रेट कितना है इसका, फ्लो का जो रेट है अगर हम टिश्यूज की पर ग्राम के हिसाब से देखें तो तकरीबन 100 मिलीलीटर पर आवर ऑफ लिम्फ फ्लोज थ्रू द थोरेसिक डक्ट ऑफ अ रेस्टिंग ह्यूमन बीइंग, और दूसरे चैनल्स में आपके ज़्यादा जो है 100 मिलीलीटर पर आवर आपका थोरेसिक डक्ट में है, लेकिन दूसरे चैनल्स के थ्रू जो लिम्फेटिक में से आ रहा है फ्लूइड वो तकरीबन 20 मिलीलीटर पर आवर है, तो टोटल कितना हो गया 120 मिलीलीटर पर आवर, और अगर हम पूरे डे का करें तो 2 to 3 लीटर्स पर डे। ये पहले भी आपको बताया, अब इसकी जो वैल्यू है वो याद कर लो, इसलिए कि हो सकता है आपको कोई MCQ दे दें, हो सकता है कोई आपको SCQ दे दें, उसमें आपको जो है हाउ मच अमाउंट ऑफ रेट ऑफ द लिम्फ फ्लो इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड आपको पूछ लें। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है रेट ऑफ लिम्फ फ्लो जो है वो उसको भी देख लें कि कितना लिम्फ जो है वहाँ बन रहा है, 120 ml पर आवर और 2 to 3 लीटर्स पर डे। ये आपका लिम्फेटिक्स है। ये एक साइड पर अगर आप देखें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन दिखाई हुई है, यानी कि लेफ्ट साइडेड सर्कुलेशन। इस साइड पर देखें तो आपकी कौन सी सर्कुलेशन दिखाई हुई है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ देखें ये आपके लंग्स हैं, ये आपका हार्ट है। सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है वो ब्लड लेके गई है, यहाँ आपकी बॉडी में से ब्लड आया है और आने के बाद आपके लंग्स में गया, ऑक्सीजन लिया, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया है। तमाम की तमाम जो सर्कुलेशन है वो ओवरलैप की हुई है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज में से। ठीक है, ये लिम्फेटिक इनिशियल लिम्फेटिक्स हैं, फिर आपके लिम्फ नोड्स हैं, फिर आपकी लिम्फेटिक्स हैं, और उसके बाद ये आपकी अपर साइड ऑफ द बॉडी की एंट्री है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर आ रहा है सुपीरियर वेना कावा, और ये आपकी थोरेसिक डक्ट, और जो लेफ्ट साइड में आपका इंटरनल जुगुलर वेन है, थोरेसिक डक्ट है, और फिर सबक्लेवियन वेन है, और ये जो है आपका लिम्फेटिक फ्लो दिखा रहा है, देखिए टिपिकल वेल्व के फॉर्म में है। यहाँ से सिस्टमिक कैपिलरीज में से जो है वो भी ओवरलैप क्या कर रही हैं, आपकी लिम्फेटिक्स ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो लिम्फ आपका कितना बना है, ये आपका टोटल ब्लड है, इतना जो है आपका ब्लड है, 3 लीटर्स पर डे आपकी जो है लिम्फेटिक्स है, और वो तमाम का तमाम अगर आप देखें तो वो जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, अगेन इनटू द सर्कुलेशन, अगेन सर्कुलेशन है। ठीक, so this is the diagram which is going to show you how this is going to be formed the blood।
So this is very important. This diagram is going to show कि how the lymph vessels are going to overlap. अच्छा जी, अब इसके बाद अब आपका आ जाता है क्या क्या चीज़ें हैं जो कि लिम्फ फ्लो पर एक्ट कर रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपके लिम्फ फ्लो पर। अगर जो है लिम्फ फ्लो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर नेगेटिव हो, नॉर्मल ज़्यादा नेगेटिव हो जाए -6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से, तो आपका जो लिम्फ फ्लो है वो कम होगा। लेकिन अगर यही लिम्फ फ्लो आपका जो है प्रेशर 0 की तरफ चला जाए तो फ्लो इंक्रीजेस मोर देन 24। दिस इज इम्पॉर्टेंट, और जो कि इम्पॉर्टेंट है कि फ्लो आपका होना चाहिए। ठीक, तो यूजुअली वैसे सब एटमॉस्फेरिक रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, लेकिन ये जो फ्लो है आपका लिम्फेटिक्स का ये कंटिन्यू रहता है। ठीक हो गया। और अब कौन कौन से फैक्टर जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं और ऑल्सो इंक्रीजेस लिम्फ फ्लो? सबसे पहले तो ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है कैपिलरीज का इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ज़्यादा फ्लूइड बनेगा, ज़्यादा फ्लूइड बनेगा तो ज़्यादा लिम्फेटिक फ्लो हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो है अगर ऑनकोटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा कोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड वेसल्स के अंदर है वो डिक्रीज कर गया। क्यों? कोई प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हो गई है, कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गई है, कोई हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, प्रोटीन्स लॉस हो रही हैं। तमाम के तमाम केसेस में आपका जो प्लाज्मा कोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब वो डिक्रीज होगा तो आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा और आपकी जो लिम्फेटिक फ्लो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर ये है कि जो परमेबिलिटी है कैपिलरीज की, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज। ये तीन चीजें जो है ये आपका कर रही है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज। So any factor that increases the interstitial fluid pressure also increases the lymphatic flow. कौन कौन से तीन है? ये वही जो फोर्सेस हैं जो पीछे आपने पढ़ी हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन द कैपिलरी फ्लूइड इंटरस्टिशियल प्रेशर, कैपिलरी फ्लूइड pressure, elevated capillary hydrostatic pressure. Number 1, decrease plasma colloid osmotic pressure, and number 3, increase interstitial fluid colloid osmotic pressure. यानी वो प्रोटीन्स जो लीक्ड हो गई हैं आपकी प्रोटीन्स, उन्होंने जो है प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया, या फिर इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है आपका लिम्फ फ्लो को इंक्रीज करती है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये है कि ये तमाम के तमाम फोर्सेस एक्चुअली बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं नॉर्मली at the blood capillary membrane to favor fluid movement into the interstitium, thus increasing interstitial fluid volume, interstitial fluid pressure and lymph flow, and all at the same time. वही बात कि तमाम जो पीछे हमने फोर्सेस बात की थी, उन सारी फोर्सेस ने क्या करना था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज करना था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करना था, और लास्टली बात है कि आपका जो है वो भी इंक्रीज होगा lymph flow. When the interstitial fluid pressure becomes 1 or 2 millimeter greater than the atmospheric pressure, more than 0 millimeter of mercury, lymph flow fails to rise any further at still higher pressure. अब एक लेवल है, एक लेवल तक तो आपका जो है फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लेकिन एक लेवल आएगा कि वहाँ आपका फ्लूइड वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं करेगा। ये पॉजिटिविटी की तरफ अगर जाना शुरू कर दे आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। So this is safety factor again. This results from the fact that increasing tissue pressure not only increasing entry of the fluid into the lymphatic capillaries, but also compressing surface of the larger lymphatics. अब ये होता ये है कि एक तो चलो हमने कहा कि फ्लो तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ जो बाहर की तरफ जो कैपिलरीज थी वो कंप्रेस हो गई लार्जर लिम्फेटिक्स, thus impeding lymphatic flow. Or at the high pressure, these two factors balance each other almost exactly. So lymph flow reaches a maximum flow. एक बस मैक्सिमम लेवल तक आया है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगा। ये मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि क्या होता है। दिस इज द डायग्राम विच इज गोइंग टू शो कि ये आपका था नेगेटिव, जब आपका -6 हुआ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई, तो आपने एक एनिमल्स दिखाया हुआ है, तो इसका लिम्फेटिक फ्लो भी कम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका नेगेटिविटी या पॉजिटिव साइड पर गया तो फ्लो जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया, 20 टाइम्स इंक्रीज किया, यहाँ 7 टाइम्स इंटू मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
2 तक। लेकिन अगर ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे या ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देगा, ये देखिए प्लेटू आ जाता है कि एक बस मैक्सिमम फ्लो आ गया, इसके बाद मजीद जितना मर्जी भी आप पॉजिटिविटी इंक्रीज कर दें, ये इंक्रीज नहीं कर सकता लिम्फेटिक फ्लो। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेगेटिविटी जो कि यूजली सब एटमॉस्फेरिक होते हैं और लिम्फ फ्लो हो रहा होता है 2-3 लीटर्स पर डे, ये 120 मिलीलीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो वो इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि वो एक लेवल पर आके आपका खत्म हो जाएगा और लिम्फेटिक फ्लो जो है फर्दर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द डायग्राम व्हिच इज शोइंग यू एक प्लेटू आती है। अब ये कौन सी चीज एक और है जो कि इस फ्लो को आप इंक्रीज कर सकती है? देयर इज अ लिम्फेटिक पंप। All the time lymphatic pump is present which is going to increase lymph flow. अब वो क्या होता है lymphatic pump? कि आपकी जो आपकी collecting और larger lymph vessels हैं वो आपकी stretch हो जाती हैं जब भी उसके अंदर fluid आता है, और उसके इर्द गिर्द दीवार में क्या है, उसकी walls में क्या है, smooth muscles हैं, और उन स्मूथ मसल्स की जैसे फ्लूइड आया स्ट्रेच की वेसल्स, उन स्मूथ मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और ये फ्री प्रोसेस जो है अलोंग द लिम्फ वेसल, एक जगह आया फ्लूइड, एक सेकंड में आया उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगले सेकंड में फ्लूइड चला गया उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस है ये अलोंग द लिम्फ वेसल्स चलता रहेगा अंटिल द फ्लूइड इज फाइनली एम्प्टीड इनटू द सर्कुलेशन। कहते हैं कि ये जो आपका हो रहा है ये सारे का सारा लिम्फेटिक पंप से हो रहा है। लिम्फेटिक पंप जो है वो अब लिम्फेटिक पंप क्या करेगा कि फ्लूइड को आपके एक साइड पर उसकी स्मूथ मसल्स वॉल्स है, तो फ्लूइड एंटर हुआ, जब एंटर हुआ तो वेसल्स की वॉल्स ने स्मूथ मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको फ्लूइड को पुश किया आगे की तरफ, जिसकी वजह से ये आपका जो है प्रेशर जनरेट हो गया और फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर गया until finally this fluid reaches into the जनरल सर्कुलेशन, और तमाम के तमाम हर जगह एक जगह कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आगे फ्लूइड मूव किया, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर नेक्स्ट, और इस तरह फाइनली वो जनरल सर्कुलेशन में एंटर हो गया। और सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेशर जनरेट होता है? थोरेसिक डक्ट में। ये इवन के 50 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो प्रेशर जो है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, एज ग्रेट एज 50 to 100 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर जो है वो यहाँ आ सकता है। अब वही बात जो आपको पीछे मैंने बताई है कि each segment of the lymph vessel between successive valves function as a separate automatic pump। तमाम का तमाम ये जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं ये सेपरेट ऑटोमेटिक जो है सेगमेंट्स हैं ऑटोमेटिक पंप के तौर पर एक्ट कर रहे हैं कि जब भी एक सेगमेंट फिल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नेक्स्ट वेल्व में भेज देगा, और फिर नेक्स्ट वेल्व नेक्स्ट में, और नेक्स्ट लिम्फेटिक सेगमेंट में, और इस सेगमेंट्स में मूव करते हुए आखिर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद एक तो हो गया ये लिम्फेटिक पंप हो गया, और ये लिम्फेटिक पंप कहाँ है? ये ब्लड वेसल्स के अंदर है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर है, और इसके अलावा ये क्या है कि हर सेगमेंट जो है वो ऑटोमेटिक पंप के तौर पर एक्ट कर रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पंप को एक्सटर्नल फोर्सेस भी कुछ हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं ताकि मूवमेंट इसकी जो है लिम्फेटिक्स के अंदर लिम्फ की मूवमेंट्स कंटिन्यू करें। वो कौन सी है? External factors that intermittently compress the contraction of the surrounding skeletal muscles. Blood vessels की smooth muscles तो present ही present है, लेकिन बाहर आपके कौन से muscles present है? आपके skeletal muscles हैं, और जो आपकी movement है body की आपकी, उसके अलावा जो blood vessels के साथ साथ present हैं उसके अंदर arterial pulsations हैं, फिर उसके बाद जो बाहर की तरफ से objects हैं जो कि उसको press कर रहे हैं, so these all are going to provide the movement of your lymph within the lymphatic vessels। एक हो गया अब आपका lymph तो बन गया था, बनने के बाद उसका फ्लो रेट आ गया था, फिर फ्लो रेट के अलावा अब आपने देखा कि डिफरेंट में डिफरेंट प्रोटीन कंसंट्रेशंस हैं, फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ वेसल्स देखा, फिर आपने देखा कि ये जो लिम्फ है ये मूव कैसे करता है, और मूव कैसे करता है आपका लिम्फेटिक पंप मूव कराता है, और सेकेंडली आपका जो है वो इंटरमिटेंट कंप्रेशन ऑफ द लिम्फेटिक्स मूव करता है। वो इंटरमिटेंट कंप्रेशन कहाँ से आता है? आउटसाइड द बॉडी से आता है, इनसाइड में आर्टेरियल पल्सेशंस हैं, स्केलेटल मसल मूवमेंट्स हैं, और टिश्यू ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, दीज ऑल आर द थिंग्स।
फिर lymphatic pump become very active during exercise, increasing lymph flow about 10 to 30 fold. This is another MCQ you can come across कि आपका जो पंप है ये बहुत एक्टिव हो सकता है एक्सरसाइज के दौरान, लाइक 30 टू 10 टू 30 फोल्ड इंक्रीज कर सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली साथ साथ ये लिम्फेटिक जो फ्लो है ये स्लगिश भी हो सकता है, ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकता है अगर बंदा जो है वो रेस्ट पर बैठा रहे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। तो तमाम की तमाम आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो बॉडी में है और जो भी है सारी वो रिमूव होने में भी हेल्प आउट होती हैं, और मूवमेंट ऑफ द आपका जो लिम्फ है वो भी इसमें भी हेल्प आउट होती है। ठीक है, अब उसके बाद एक और भी आपके जो है कुछ एनिमल्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है आपकी जो टाइटन में कि कुछ जो बैट्स विंग्स है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं लाइक एक्टोमायोसिन filaments are present. They are going to show rhythmical contractions, or just like small blood vessels and large lymphatics can contract, they are going to have actomycin filaments. इसका रीजन क्या है कि पार्ट ऑफ द लिम्फ पंपिंग रिजल्ट्स फ्रॉम लिम्फ कैपिलरी एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन इन एडिशन टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लार्जर मस्कुलर लिम्फेटिक्स। अब प्राइमरी फैक्टर्स जो डिटरमिन करेंगे आपका लिम्फ फ्लो, नंबर 1 द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, एंड सेकेंडली द एक्टिविटी ऑफ द lymphatic pump, and the rate of lymphatic flow is determined by the product of interstitial fluid pressure times the activity of the lymphatic pump. देखो क्या, अब आपको याद रखनी है कि एक तो lymphatic pump है लेकिन interstitial fluid pressure भी जो है वो बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करता है मूवमेंट ऑफ द lymph flow। और ये आपका जो lymphatic सिस्टम है ये एक्चुअली आपको ओवरफ्लो मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करता है ताकि कोई भी एक्सेस प्रोटीन्स आ जाए, कोई भी एक्सेस आपका फ्लूइड आ जाए आपके सर्कुलेशन में, तो ये इसको रिटर्न बैक करता है टुवर्ड्स द सर्कुलेशन। ओवरफ्लो मैकेनिज्म टू रिटर्न एक्सेस प्रोटीन्स एंड एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस टू द circulation. This is very important. This is again the function. This is lymphatic system is important in control of concentration of proteins in the interstitial fluid, volume of the interstitial fluid, and interstitial fluid pressure. तीन चीज़ों को उसने कंट्रोल करना है बार बार मैं आपको, और इसके अलावा अपने रिमूवल ऑफ द वो भी याद रखना है, बैक्टीरिया या वेस्ट प्रोडक्ट्स वो भी याद रखना है साथ में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, volume of the interstitial fluid, the interstitial fluid pressure. These are the things which has been done or plays role by the lymphatics. अब होता क्या है कि थोड़ा हमें दोबारा से हम सारा इसको रिवाइज करें। Small amounts of the proteins leak continuously out of the blood capillaries into the interstitium. Only minute amounts, if any, of the leakage proteins return to the circulation by the way of the venous end of the blood capillaries. खुद बहुत कम होती हैं इसलिए उसमें कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगी और इंक्रीज द कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर क्या होगा आपका सेकंड, द इंक्रीजिंग कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड शिफ्ट द बैलेंस ऑफ फोर्सेस blood capillary membranes in favor of the fluid filtration into the interstitium. Therefore, in effect, fluid is translocated osmotically outward through the capillary wall by the proteins and into the interstitium, thus increasing both interstitial fluid volume and interstitial fluid pressure. ये आपको वही एक्सप्लेनेशन दी है, ये आपकी डाइटन में एंड वाले पेज पर एक्सप्लेनेशन दी है कि आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा तो आपका जो है प्रोटीन ज़्यादा लीक करेंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा और फिल्ट्रेशन होगी और वॉल्यूम बढ़ेगा और फ्लूइड प्रेशर होगा, तो आपका ज़रूरी है कि वहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाए। थर्ड, द इंक्रीजिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ग्रेटली इंक्रीजेस द रेट ऑफ लिम्फ फ्लो, जो कि फिर आपका लिम्फ फ्लो इंक्रीज कर देगा ताकि आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम है, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं जो उन जगहों पर जमा हो गई हैं उनको वहाँ से रिमूव कर सकें। दिस इज एक्चुअली द मेन एम ऑफ आपका। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है कि आपका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे रिमूव होती हैं आपकी
जो नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है, और इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को ये दिस शुड बी रिमेंबर कि डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर हेल्ड टुगेदर एंटायरली बाय द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। एक्चुअली ये लाजमी नहीं कि सिर्फ आपका जो है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम आपके टिश्यूज जो है एक जगह पर प्रेजेंट है, बल्कि इनका वेरी वीक रोल है। और बाज़ जगहों पर ये जो है प्रेजेंट भी नहीं, जैसे कि स्किन ऑफ द बैक ऑफ द जो आपकी स्किन है उसके ऊपर ये प्रेजेंट भी नहीं है। तो इन जगहों पर आपका कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर व्हिच इज एक्चुअली अ पार्शियल वैक्यूम, कि when the tissue loses their negative pressure, fluid start accumulating in the space and the condition named as edema will occur. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी आपका जो नेगेटिव प्रेशर है दैट इज एक्चुअली नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, वो सेफ्टी फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है, और अगर ये सेफ्टी फैक्टर लूज हो जाए तो देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ एडीमा। ये एक फैक्टर है जो आपका मैंने बताया, बाकी और भी बहुत फैक्टर हैं जो कि चैप्टर नंबर 25 में है, विच प्रोबेबली विल बी डिस्कस्ड ऑन मंडे कि कौन कौन से सेफ्टी फैक्टर हैं, हाउ टिश्यू कंप्लायंस है, नेगेटिव इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेशर है, प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, आपका जो है उसके अलावा जो है लिम्फेटिक फ्लो है, तमाम के तमाम जो है सेफ्टी फैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं और एडीमा को प्रिवेंट करते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में फेलियर हो जाए तो एडीमा रिजल्ट हो। ये है आपका एडीमा। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स व्हिच इज गोइंग टू शो यू द एडीमा, डेवलपमेंट ऑफ एडीमा। दिस इज ट्रॉपिकल कंडीशन बाय बोन पैरासिटिक, जिसने कि इन्वेट कर दिया लिम्फ वेसल को, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हुई, और ये यूजुअली एक्सट्रीमिटीज पर होता है, ठीक है। और मुचोरिया बैंक्राफ्टी आप पढ़ोगे, एलिफेंटियसिस इसको कहते हैं एडीमा, अनदर टाइप ऑफ एलिफेंटियसिस, अल्लाह माफ करे वैसे ये होता है, लेकिन देखा हुआ है, ऑल्सो सीन द पेशेंट ऑफ दिस एलिफेंटियसिस। दिस इज अगेन एडीमा इन अ पेशेंट elephantiasis. Now I am going to show you the video जो कि आपको अगेन ये सारे का सारा जो आपने लिम्फेटिक्स की कहानी पढ़ी या सुनी है ना, उसको ये एक्सप्लेन कर देगा ये स्टोरी कि क्या होता क्या। साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। चलने लगी है कि आपकी ये है some fluid out of the capillaries. Lymphatic system that gathers all that fluid and brings it back into circulation. But this idea अच्छा जी, ये अगर आपको नहीं भी आवाज आई तो कोई बात नहीं, आपको दिखा देती हूँ। ये आपका हार्ट की सर्कुलेशन है, और ये आपके लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, कैसे एंटर होंगी, ये आपका वेनस एंड है जहाँ के वो एंटर होती है। अब सबसे पहले ये पॉइंट है, लोकेशन का, ठीक है, लोकेशन ऑफ लिम्फेटिक्स का। because lymph is quite delicate. ठीक है, So drawing a लोकेशन आपके जस्ट वेन्स के एंट्री पर। अब यहाँ क्या वजह है कि आपकी जो है वो आपकी इस जगह पर एंटर हो रही है, तो ये कैसे एंटर होगा ब्लड इधर आपकी लिम्फेटिक्स में। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आयोटा में आपको पता है 120 मिलीमीटर फर्क, जबकि यहाँ अगर आप देखें वेनस एंड पर प्रेशर लो होता है,
इसलिए इजीली आपका जो लिम्फ है वो फ्लो यहाँ से करके एंटर हो जाता है, इस लो प्रेशर पर इजी होता है लिम्फेटिक फ्लो। सो लोकेशन ऑफ री एंट्री ऑफ लिम्फ इज इजी। यहाँ मुश्किल है, यहाँ नहीं एंटर हो रहा, आर्टीरियल साइड पर, वीनस साइड पर एंटर हो रहा है। अभी हमने कहा था ना कि राइट साइड पर थोरेसिक डक्ट पर और राइट साइड पर आपकी लिम्फेटिक डक्ट है, लेफ्ट पर आपका जो है वो थोरेसिक डक्ट है लेफ्ट साइड। सेकेंड अब आपका पॉइंट ये है, क्या रीजन है कि वो जा रहा है एक ही साइड पर जाता है, बैक नहीं आता है। तो हमने पहले पीछे पढ़ा था कि यहाँ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्व्स प्रेजेंट, स्पेसिफिक वैल्व्स प्रेजेंट है आपके लिम्फेटिक्स। जैसे हार्ट में वैल्व्स होते हैं, ये देखिए एक ड्रॉ करके बता रहे हैं तो कैसे वैल्व्स हैं। ये एक लिम्फेटिक वेसल है, यहाँ से लिम्फ जाएगा, सपोज यहाँ से लिम्फ एंटर हुआ, यहाँ गया, इसने कॉन्टैक्ट किया तो यहाँ इसको पुश कर दिया, फ्लो आपका इजी हो गया। लेकिन अगर इसी फ्लूइड को बैक साइड में करने की कोशिश करेंगे कि बैकवर्ड क्लोजर हो जाएगा, ये जो बात मैं आपको बता रही थी। So one word direction is possible. वेल्स होते हैं वैसे इधर वेल्स हैं, ठीक है। वही एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कि आपका वन वे जो फ्लो है वो पॉसिबल है। और तीसरी चीज इसमें क्या है, स्मूथ मसल्स। ये आपको मैंने बताया था ना कि स्पेसिफिक इसका स्ट्रक्चर है कि एक ऑटोमेटिक, हर सेगमेंट जो है इसका ऑटोमेटिक पंप की तरह करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस थी, एक आपकी ये ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द स्मूथ मसल्स हैं, ये जो लिम्फेटिक्स के इर्द गिर्द। और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी थी, स्केलेटल मसल्स, जो कि मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी से प्रोवाइड हो सकती हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइड हो सकते हैं। ये ब्लड वेसल्स के अंदर साइड पर प्रेजेंट है, ये बाहर प्रेजेंट है। ये आपका लिम्फेटिक पंप की क्वालिटीज बता रहे हैं कि कैसे ऑटोमेटिक लिम्फेटिक पंप के तौर पर एक्ट करता है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड स्टॉप नहीं होता बल्कि आगे की तरफ मूवमेंट होती रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हर एक जो है सेगमेंट है ऑटोमेटिक पंप की तरह एक्ट करता है। ठीक हो गया। ये ऐसे वेल्व्स प्रेजेंट है और यहाँ से आपका ब्लड जो लिम्फेटिक्स जो है लिम्फ फ्लो कर रहा है, यहाँ से इधर की तरफ फ्लो करके अगेन एंट्री होती है। और ये एंट्री इस वजह से होती है, ये एक्चुअली क्लोज्ड है लेकिन यहाँ ये लीकेज हो रही होती है, प्लाज्मा कैपिलरीज की लीकेज होकर यहाँ से एंट्री हो रही होती है। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ क्लोज सिस्टम, क्लोज लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ से आपकी स्पेसेस में से एंटर होके एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लिम्फ वेसल्स में से फ्लो करके इनसाइड जो है मूव करेगा। यस, बैकवर्ड आपकी लीकेज पॉसिबल नहीं है। ये आपका ड्रॉ किया हुआ है, एक अगली सा ह्यूमन बीइंग ड्रॉ करके बताएंगे कि ये तमाम के तमाम जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है ये तमाम आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और ये हेड में से, आर्म में से, लेग्स में से, तमाम जगहों से लेके ये हार्ट है, सबक्लेवियन, ठीक है ना, सबक्लेवियन वेन्स और जुगुलर है। थोरेसिक डक्ट लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर राइट लिम्फेटिक डक्ट है और इंटरनल जुगुलर वेन है।
नीचे से भी जाएगा, लिम्फेटिक्स कलेक्ट करेंगे, ऊपर से भी, और सारे के सारे फाइनली एंटर कर जाएंगे आपके सबक्लेवियन में, thoracic duct में, लेफ्ट में। Then take advantage of the fact that you're always moving around to sort of squirt the lymph back up all the way through your body to essentially your neck. This is your end of lymphatics. ठीक हो गया? ये आपका बेटे जो है ये लिम्फेटिक्स का आपका टॉपिक जो है फिनिश हो गया। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स अगेन। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? आज हमने पढ़ा है कि आपकी कौन कौन सी स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम फोर्सेस थी। उसके अलावा हमने फोर्सेस को पढ़ा कि आर्टीरियल एंड पर कौन सी थी, लिम्फेटिक एंड पर कौन सी थी, मेन कैपिलरी फोर्स क्या थी, फिर लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, क्या होता है, क्या ब्लड वेसल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, चैनल्स ऑफ द बॉडी पे कहाँ प्रेजेंट हैं, थोरेसिक डक्ट क्या एक्सेप्शन कौन सी है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट नहीं है आपके, फिर लेफ्ट साइड में कहाँ से आ रहा है, राइट साइड पे कहाँ से आ रहे हैं, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। फिर आपका हमने पढ़ा कि कितना होता है, 2 to 3 लीटर्स पर डे होता है। फिर ये हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर कैसा लिम्फेटिक कैपिलरीज का। फिर स्ट्रक्चर के अलावा हमने ये पढ़ा कि एंकरिंग फिलामेंट्स हैं, वेल्व्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल लिम्फेटिक पंप होता है, और फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ कैसे होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर का क्या रोल है, प्रोटीन्स कितनी है डिफरेंट जगहों पर। और एनी क्वेश्चन बच्चों? टुडेज लेक्चर ज़्यादातर आपकी अटेंडेंस हुई हुई है, लेकिन एनी क्वेश्चन सो फार? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? 2-3 मिनट्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं कि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछने आज के लेक्चर में से तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। एनी क्वेश्चन गर्ल्स एंड बॉयज? अच्छा जी, अब इन्होंने पूछा मेन डायग्राम बता दें लिम्फेटिक सिस्टम का। मेन डायग्राम बेटे आपने जो अगर बतानी हो या ड्रॉ करनी हो तो आपको जो है ये पीछे जो डायग्राम आपने दिखाई है ना, एक तो ये आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस डायग्राम में आपने ये थोड़ा सा वेल्व्स बता देने हैं और इसकी बता देनी है एंकरिंग फिलामेंट्स है। ये जो उसके स्ट्रक्चर है ना लिम्फेटिक कैपिलरीज का, तो अगर वैसे ड्रॉ करना है तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ दिस। और इसमें आपने नोड्स बता देने हैं, सबक्लेवियन वेन बता देनी है, थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये 3 चीजें जरूर बतानी है। ये बेशक ना ड्रॉ करना, सिर्फ ये ड्रॉ करके इसमें सबक्लेवियन वेन, राइट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, और जो है सिस्टर्ना कायलाई जो एब्डोमेन में होती है लिम्फेटिक, उसको सिस्टर्ना कायलाई का, ये आपने जरूर बता देना। और इसके बाद ये वाली टैग, ठीक, ये 2 चीजें आपने जरूर बता दें। कैंकरिंग फिलामेंट्स हैं और एंडोथेलियल सेल्स हैं, स्पेसिफिक आपकी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनका स्ट्रक्चर, और मजीद अगर आपने लिम्फेटिक पंप का भी बताना है
जो बाद में आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी, ये लिम्फेटिक पंप एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, और ये आपकी दिखाई है पोर्स हैं इसके अंदर लिम्फेटिक। ये इतनी इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, पीछे वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले मैंने आपको दिखाया। जो बेटे अपेंडिक्स है उसका एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम जैसा तो उसका फंक्शन नहीं आप कह सकते, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा फूड डेब्रीज वगैरह जो होती है वो उसमें जाती है, जो कि अगर एक्स्ट्रा फूड डेब्रीज वगैरह है तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के साथ रिलेट नहीं हुआ ना, वो तो एक उससे सेपरेट एक ऑर्गन है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि अपेंडिक्स का जो है वो रैमिनेंट टाइप का होता है, और वो जब सिर्फ तब अपेंडिसाइटिस होती है जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाए या उसमें फूड ब्लॉक हो जाए। तो ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैं इसको वैसे सर्च करूँ लेजर लिम्फेटिक करके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हेन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, तो मैं इंशाल्लाह इसको अगेन सर्च करके देखूंगी। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज एक ब्लड वेसल्स हैं, जबकि अगर हम अपेंडिक्स की बात करें तो ये एक ऑर्गन है, जो मेरे दिमाग में बात आती है ना कि ये ऑर्गन है। तो ऑर्गन जो होता है वो जीआईटी के साथ एंड में, कोलन के एंड में जो है ना वो प्रेजेंट है। अब कोलन के जो एंड में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है अपेंडिक्स, तो वहाँ अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रा फूड मटेरियल इम्पैक्ट हो जाए, कंपैक्ट हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, बिल्कुल ठीक है, अपेंडिक्स में बैक्टीरिया जो डिफेंड करते हैं वो ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो इम्पैक्टेड हो जाए और ना रिमूव कर सके उन मटेरियल्स को, तो तब अपेंडिसाइटिस होती है। ठीक है, ये appendix is not a lymphatic system, that is not a part of lymphatic system actually, that is actually an extra organ। ठीक, एनी क्वेश्चन और बेटा? वैसे मैं इसको आपके लिए, आपके फॉर योर सेक आई विल सी इट डिटेल्स। एनी फर्दर थिंग यू वांट टू आस्क बेटा? लेक्चर इज क्लियर? इसको फिर मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, याद कर लेना, स्टार्लिंग फोर्सेस याद कर लेना। आई थिंक मंडे को डॉक्टर प्लेस आपका लेक्चर लेंगे और आपको सेफ्टी फैक्टर बताएंगे, और ये रीनल का आपका चैप्टर 5 होगा, और उसमें एडीमा, एक्चुअली रीनल सिस्टम आपने पढ़ना तो सेकेंड ईयर में, लेकिन एडीमा इसमें आपने पढ़ना है। हाँ जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, तुम सुनाओ क्या हाल है? तुमने इतने दिन तो उससे साइन नहीं कराया आज?